Hello students. So this is our chemistry chapter first, which is some basic concepts of chemistry, and in this video I will discuss laws of chemical combination. Okay, so let us start. देखिए, इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। देखिए, जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, सो वाटर इज अ कंपाउंड। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन अ कंपाउंड। तो आपको पता है, जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो हमेशा कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो कंपाउंड बनते हैं तो सर्टेन केमिकल लॉज आर ओबेड बाय दीज केमिकल कंपाउंड। तो जब भी ये केमिकल कंपाउंड बनते हैं तो कुछ लॉज को ये फॉलो करते हैं। तो उन लॉज को आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या होते हैं। जब भी हमारे एलिमेंट्स जुड़ते हैं और एलिमेंट्स जुड़ के जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। तो उन लॉज की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा लॉ होता है, सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो सबसे पहला लॉ होता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, तो किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए, जब भी कोई हमारी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। कहने की बात क्या है कि अगर आपका रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 100 ग्राम ही बनेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं बनेगा। तो जब भी कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती है तो मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मैटर हमेशा कंजर्व्ड रहता है। सो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यू कैन से, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए, 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हमारे पास। सो वी हैव 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जब हमने 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे। एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पे ये किस में टूट जाएगा, मरकरी में प्लस ऑक्सीजन में। सो 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करा तो हमें क्या मिला, 92.6 ग्राम तो मरकरी मिला एंड 7.4 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिला। तो इसका मतलब व्हेन यू ऐड 92.6 विद 7.4 व्हाट यू गेट 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास भी कितना है, 100 ग्राम। प्रोडक्ट का मास भी कितना है, 100 ग्राम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो हमेशा मास कंजर्व्ड रहेगा, मास कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है और आपका जो प्रोडक्ट बना है वो 102 ग्राम बन गया, मतलब 2 ग्राम कहीं से आ गया, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है और आपका जो प्रोडक्ट बना है वो कम बन गया, फॉर एग्जांपल 98 ग्राम बन गया, और आप बोलोगे कि 2 ग्राम मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, डिसअपियर हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब जितना पहले बाद में उतना, ज्यादा कम नहीं होगा अपने आप। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो वी हैव 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। और हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना है, 10 ग्राम से, और इसको हीट करा तो 4.4 ग्राम तो हमें CO2 मिला और x ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज द कैल्शियम ऑक्साइड। सो वी हैव टू फाइंड x, तो हमें x निकालना है। सो सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट यू हैव टू डू, मास ऑफ रिएक्टेंट should equal to mass of product.
So mass of reactant is 10 gram and mass of product is what? 4.4 plus x, because these two are product, है ना, ये दोनों product हैं. So 4.4 plus x, so 10 equal to 4.4 plus x, and after solving what you get? X equal to 5.6 gram. So the mass of calcium oxide comes to be 5.6 ग्राम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ को पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये लॉ हमें क्या बताता है, जो प्रोपोर्शन होगी वो कांस्टेंट होगी या डेफिनेट होगी. कांस्टेंट का मतलब होता है जब कोई चीज नहीं बदलती. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल से क्लियर करूंगा. ठीक है, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट a chemical compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. तो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है उसमें, देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड आप लेते हो तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मास का प्रपोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. मतलब यू कैन टेक एनी कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. ठीक है, सो वी विल टेक एन एग्जांपल. सो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, वाटर ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे. ठीक है, वाटर इज H2O. सो वी हैव अ केमिकल कंपाउंड विच इज वाटर. सो वाटर इज अ कंपाउंड, और आपको पता है वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है. वन इज द हाइड्रोजन, अदर इज द ऑक्सीजन. तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स का मास हम देखते हैं पहले. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मास निकालते हैं. तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 होता है. तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 हो गया. सो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 हो गया. और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है ना, 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, वहां पे आपने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब पढ़ा होगा. ठीक है ना. सो यहाँ पे मैं एटॉमिक मास को लेके चल रहा हूं. आई एम नॉट टेकिंग एटॉमिक नंबर. सो बी, ठीक है, सो याद रखना इस बात को. हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 हो गया. तो इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16. तो कितना आ गया? 1:8 आ गया. तो इसका मतलब वाटर एक कंपाउंड होता है, और इस वाटर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका जो मास है कितना है? 2:16, मतलब 1:8. ये जो रेशियो है मास का, ये हमेशा फिक्स रहेगा. ये जो मास का रेशियो है ये कभी चेंज नहीं होगा. सिंपल यही बताता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है, उन मासेस का जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है, तो आप पानी को, आप वाटर को कहीं से भी ले लीजिए. आप चाहे वाटर को बारिश वाला रेन वाटर ले लीजिए, चाहे आपके घर में जो टैप में आता है ठूटी से पानी आता है आप उसको ले लीजिए, या फिर आप वाटर को किसी पौंड तालाब से ले लीजिए या समुंदर से ले लीजिए. आप वाटर को कहीं से भी ले लो, हमेशा जो वाटर होगा, वाटर में जो एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनके जो मासेस का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 रहेगा. ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट बोल सकते हो या डेफिनेट बोल सकते हो, ये रेशियो डेफिनेट रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि आपने वाटर को तालाब से लिया तो रेशियो 1:8 रहेगी, और आपने इसी वाटर को ओशन से लिया, सागर से लिया, महासागर से लिया तो रेशियो 2:8 हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो केमिकल, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है, आप समझ गए. तो ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा. इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं CO2 का. सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ CO2. तो आपको पता है CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो CO2 आपको क्या होता है? एटमॉस्फेयर में मिलती है, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. ठीक है, तो CO2 के भी हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं. हम CO2 को बहुत सोर्सेज से ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सोर्स से CO2 को ले ले, हमेशा CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के जो मास का रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो डेफिनेट रहेगा, वो फिक्स रहेगा. बताता हूं कैसे. तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है? आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. ठीक है,
रेशियो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 का कितना हो गया 16 2 जा 32। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, तो 3:8 हो गया। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का जो रेशियो है वो 3:8 रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। वट एवर बी द सोर्स ऑफ CO2, you will always get the masses, the ratio of masses of carbon and oxygen in this compound as 3:8। ओके, चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर, तो आप वाटर को लेते हो रिवर से, नदी से लेते हो, समुद्र से लेते हो, कुएं से लेते हो, कहीं से भी आप ले लो, वट एवर बी द सोर्स। तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन मिलेंगे किस रेशियो में, 1:8 बाय मास। मैंने आपको अभी करके दिखाया है। इसी तरीके से सिमिलरली CO2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड, तो CO2 भी हमें अलग अलग तरीके से मिल सकती है, लाइक बर्निंग ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन को जलाएंगे तब मिल सकती है। लाइमस्टोन हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हीट करते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इन सब सैंपल में CO2 के में, चाहे आप CO2 को कहीं से भी ले लीजिए, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा कितना रहेगा 3:8, जो मैंने आपको अभी समझाया है अभी अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इसी के ऊपर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। तो कॉपर ऑक्साइड हम 2 तरीके से बना रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है आपको पता है, CuO। कॉपर ऑक्साइड इज बेसिकली CuO। तो कॉपर ऑक्साइड हम 2 तरीके से बना रहे हैं। सो पहले केस में क्या हो रहा है, 1.7 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल मतलब कॉपर, यहाँ पे मेटल कॉपर है ना, तो 1.7 ग्राम ऑफ कॉपर गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हमें क्या दे रहा है, 1.75 ग्राम हमें मेटल दे रहा है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। और सेकंड केस में हमें 1.14 ग्राम कॉपर से 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें शो करना है कि ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझा रहा है। तो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलिस्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमें समझाना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है, लागू हो रहा है। चलिए देखिए, अब आपको एक चीज सोचना है इस न्यूमेरिकल में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, है ना, उसका सोर्स चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का सोर्स कोई भी हो, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे आप कॉपर ऑक्साइड को किसी भी तरीके से बना लीजिए, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन की जो एलिमेंट्स की जो मासेस की रेशियो रहेगी वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यही हमें यहाँ पे करके दिखाना है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से कॉपर ऑक्साइड को बना लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे तो देखिए कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। पहले केस में क्या है, 1.7 ग्राम ऑफ मेटल गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो देखिए पहले केस में, तो सबसे पहले मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, फर्स्ट केस। तो पहले केस में क्या है, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में हमें कितना मिल रहा है, 1.75 ग्राम हमें कॉपर मिल रहा है, इतना कॉपर हमें मिल रहा है। ठीक है, सो 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में हमें 1.75 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर मिलेगा, आपको पता है 1.75 डिवाइड बाय 2.19 इतना मिलेगा। और 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में आपको कितना कॉपर मिलेगा, सो 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में आप क्या करोगे, 1.75 अपॉन 2.19 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। देखिए बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में इतना कॉपर है, 1 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना।
इतने सेब इतने के, एक सेब कितने का और इतने सेब कितने का, वही चीज़ है यहाँ पे। सो 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 79.9%। ठीक है, इसका मतलब कॉपर कितना हो गया यहाँ पे 79.9%। तो 100 में 79.9% तो कॉपर हो गया, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो 100 माइनस 79.9 कर देंगे। तो जब आप 100 में से 79.9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20.1%। समझ आया हमने क्या करा है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में 1.75 ग्राम कॉपर है, तो एक में कितना होगा, 100 में कितना होगा, तो यहां से हमने निकाल लिया। अब देखिए सेकंड केस पे हम चलते हैं। सेकंड केस में कितना है, 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए सेकंड केस में हमारे पास है 1.43 ग्राम, 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से हमें कितना कॉपर मिल रहा है, 1.14 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से 1.14 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से कितना कॉपर मिलेगा, तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना मिलेगा, 1.14 डिवाइड कर देंगे किससे, 1.43 से। तो ये तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में इतना कॉपर है, और आपसे कोई बोले 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है, तो क्या कर देंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड केस में 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर होगा, इसे सॉल्व कर देंगे और आप देख सकते हो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया सेकंड केस में। सो मल्टीप्लाई बाय 100 व्हाट वी गेट, सो 1.14 डिवाइड बाय 1.43 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पे हमें कितना मिला, 79.7 कॉपर मिल गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में हमें कितना कॉपर मिला था, 79.9। सेकंड केस में भी हमें कितना कॉपर मिला है, 79.7, अराउंड 79.9। इसका मतलब कॉपर का जो मास है वो दोनों केसेस में सेम है ना। 100 में से 79.9 को माइनस करोगे तो ऑक्सीजन कितना मिला, 20.1%। सेकंड केस में ऑक्सीजन कितना मिला, 20.3%। आपको समझ आया क्वेश्चन क्या था। कॉपर ऑक्साइड हमें दो तरीके से मिल रहे हैं, एक तो हम केस 1 एक केस 2, और दोनों केसेस में हमने देखा कॉपर की जो मास है वो सेम है और ऑक्सीजन का मास है वो भी सेम है। सो दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को वेरीफाई कर दिया। कैसे वेरीफाई कर दिया, कि कॉपर ऑक्साइड का सोर्स चाहे कोई भी हो लेकिन उसमें हमेशा कॉपर और ऑक्सीजन एलिमेंट के मासेस का रेशियो सेम रहेगा। किसी भी तरीके से आप कॉपर ऑक्साइड को ले लो, हमेशा कॉपर और ऑक्सीजन का मास ही सेम रहेगा। तो दोनों केसेस में कॉपर का मास सेम है और ऑक्सीजन का मास भी सेम है। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। देखिए अब हम अगले लॉ को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो पिछला लॉ तो था कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये है मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको पहले समझते हैं, पहले डेफिनेशन को देखते हैं हम। देखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine with each other to form two or more than two compound। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते एक दूसरे के साथ, क्या करते, कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। पहले देखो लाइन को ना थोड़ा थोड़ा करके समझो, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट का कोई भी एग्जांपल ले लेंगे और कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, बना सकते हैं। द masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other। तो एक एलिमेंट का मास जो, देखिए द masses of one of the element, तो एक एलिमेंट का हम मास ले रहे हैं which combine with a fixed mass of the other, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ जुड़ा हुआ है, bear a simple whole number ratio। मुझे पता है ये लाइन आपको समझ नहीं आई है ना, चलिए मैं इस लाइन को आपको अभी समझा देता हूं। तो देखिए दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट कौन से ले लेते हैं, एक तो कार्बन ले लेते हैं। सो वी कैन टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो एक तो हमने कार्बन ले लिया और एक हमने ऑक्सीजन ले लिया। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो एक तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाफ लेना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, डेट इज CO2। ठीक है, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो गए।
ये दो एलिमेंट मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं। अब इन दोनों कंपाउंड में एक चीज देखना है आपको, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, आपको एक एलिमेंट का फिक्स मास लेना है। तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है ना, और यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दोनों केसेस में कार्बन का मास तो फिक्स हो गया, है ना। तो अब जो दूसरा एलिमेंट है जो फिक्स मास के साथ जुड़ा है वो कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ऊपर वाले केस में, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, एक ही एटम है ऑक्सीजन का। और नीचे कितने एटम है ऑक्सीजन के, दो एटम है, तो एक का 16 होता है, दूसरे का कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया। तो ये जो रेशियो रहेगी 16:32, ये सिंपल रेशियो होती है। ये लोग क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट यहाँ पे जुड़ेंगे, दो एलिमेंट कौन कौन हो गए यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। तो जब दो एलिमेंट जुड़ गए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे दो कंपाउंड बना दिए, एक तो कार्बन मोनोक्साइड बना दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास तो हमें फिक्स लेना है। जैसे यहाँ पे कार्बन का मास तो फिक्स हो गया, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, यहाँ भी कितना है 12 ग्राम। तो दोनों केसेस में कार्बन का मास तो फिक्स हो गया, है ना। तो यहां पे जब भी ये दो कंपाउंड बनेंगे तो एक एलिमेंट का मास हमें फिक्स लेना है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा जो इस फिक्स मास के साथ जुड़ा होगा, उनकी जो आपस में रेशियो होगी वो सिंपल रेशियो होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब, जैसे अभी मैंने देखा था 16:32, काटोगे तो कितना आएगा 1:2, सिंपल रेशियो हो गई ना। ऐसा ही 2:1, 3:4, तो ये सारी सिंपल रेशियो होती है। तो यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि जब भी दो एलिमेंट जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो इन कंपाउंड में एक हमारा जो एलिमेंट होगा उसका मास अगर हम फिक्स लेते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट उसके साथ जुड़ा होगा उनका जो आपस में मासेस का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो बनाएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा, कभी भी अपॉन में नहीं बनाएगा। 1:2, 2:1, 3:2, 2:3, इस टाइप से सिंपल रेशियो बनाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। मेरे को पता है आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, सो आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं। सो सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, एक तो बना देगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और एक सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये बना देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप देख सकते हो, तो एक एलिमेंट जो सल्फर है इसका मास तो फिक्स हो गया, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32, आप देख सकते हो ना, यहाँ भी एक सल्फर जुड़ रहा है, यहाँ भी एक सल्फर जुड़ रहा है, तो एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया। अब इस फिक्स मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ा है उसको आपको लेना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, जब भी आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड लोगे तो इन हर कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होना चाहिए, और दूसरे एलिमेंट का फिर आपको मासेस का रेशियो लेना है। यहां पे कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं 2 ऑक्सीजन, एक का 16 होता है, दो का कितना हो गया 32, 32, तो कितना हो जाएगा 32 रेशियो। यहां पे कितने ऑक्सीजन है 3, 3 का कितना हो जाएगा 16 या 48, 48। अब इस रेशियो को कैंसिल करो सिंपल रेशियो में, 16 2 32 एंड 16 3 48, तो कितना आ गया 2:3। सिंपल रेशियो आ गई ना, सिंपल होल नंबर रेशियो, यही लॉ ये बोलता है। समझ आया आपको? ठीक है, चलिए अब इस लॉ को एक बार मैं पढ़ता हूं, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, तो ये लॉ बोलता है जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो कोई भी एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ द अदर, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको अभी बोला था दूसरे का मास तो आपको फिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे के फिक्स मास के साथ जुड़ा है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ेगा, ठीक है ना। सो इन दिस कंपाउंड यू हैव टू टेक द मास ऑफ वन एलिमेंट एज कांस्टेंट एंड यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का तो मास फिक्स रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा उनके मासेस का आपको रेशियो लेना है, और वो जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर ही तो होते हैं, है ना।
और इनकी रेशियो मतलब 1:2, 2:3, 4:5, मतलब सिंपल रेशियो होगी, कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा 1/2, 3/2, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एटम्स जब भी जुड़ते हैं तो रेशियो सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूं, तब भी देख लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विद ईच अदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के दो कंपाउंड बनाते हैं। वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है। यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। आपको सब पता है, मास हिसाब पढ़ चुके हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, आर्गन का जितना भी है ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। पीरियोडिक टेबल जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू सी वंस द पीरियोडिक टेबल एंड ऑल थिंग विल बी क्लियर टू यू। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 मास कार्बन का जुड़ रहा है 16 मास ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 मास कार्बन का जुड़ रहा है 32 मास ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो रेशियो ऑफ मासेस विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे दोनों, तो आप चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, दोनों में कार्बन का मास तो फिक्स हो गया, तो बचा कौन, ऑक्सीजन बचा। तो इनके मासेस का आपको रेशियो लेना है, और वो रेशियो क्या होगा 1:2, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अब इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको कंपाउंड में किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स लेना है और फिर देखना है दूसरे का मास कितना आएगा, बस ये करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन टू फॉर्म टू कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं। हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93%। तो पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 5.93% है, और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 11.2% है। तो हमें मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ को समझाना है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले केस में, तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, पहले केस में हाइड्रोजन का जो कंटेंट है वो है 5.93% हाइड्रोजन है। अब आपको पता है अगर 5.93% हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 5.93, तो इसको माइनस करेंगे तो 94.07। तो अगर 5.93% ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, सीधी सी बात है 100 में से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन हो गया 94.07%। तो पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है 5.93 ग्राम ले सकते हो आप, और पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना है 94.7। अब देखिए दूसरे कंपाउंड को हम देखते हैं। तो सेकंड कंपाउंड को अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे, तो सेकंड कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है 11.2 ग्राम, 11.2 ग्राम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 11.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पे 11.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है 88.8 ग्राम। आप देख सकते हो अगर हाइड्रोजन 11.2 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 11.2, तो आप 100 में से 11.2 माइनस करोगे तो 88.8 आएगा। तो 11.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है 88.8 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना जुड़ेगा 88.8 अपॉन 11.2, डिवाइड कर दोगे आप। 1 ग्राम के साथ कितना जुड़ेगा तो 100 के साथ कितना जुड़ेगा 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाता हूं। सेकंड केस में क्या है 11.2, सेकंड केस में क्या है 11.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है 88 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना जुड़ेगा 88.8 अपॉन 11.2, और 5.93 के साथ कितना जुड़ेगा मल्टीप्लाई कर देंगे 5.93। अब आप सोचोगे 5.93 के लिए क्यों निकाला है, क्योंकि इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट का मास फिक्स लेना है। तो पहले केस में हाइड्रोजन का मास कितना था 5.93, है ना। पहले केस में हाइड्रोजन कितना लिया था 5.93, तो सेकंड केस में भी हाइड्रोजन का मास फिक्स करना होगा, कितना करना होगा 5.93। तो पहले केस में 5.93 हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है 94.7 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है।
तो सेकंड केस में 5.93 हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां पे हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, 47 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में हाइड्रोजन का मास 5.93 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास कितना है 94.7 ग्राम है, और सेकंड केस में हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया 5.93 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना निकल के आया 47। और जब आप 94 और 47 का रेशियो लोगे तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा 2:1। तो ये हमारा जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ये यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, इलस्ट्रेट कर दिया। कैसे कर दिया कि जब भी दो एलिमेंट जुड़ के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें से एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स है, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का मास तो फिक्स कर दिया, कितना 5.93 ग्राम कर दिया दोनों केसेस में। पहले केस में भी हाइड्रोजन का मास कितना है 5.93 ग्राम और दूसरे केस में भी हाइड्रोजन का मास कितना है 5.93 ग्राम। और जब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स किया तो पहले केस में ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 94.07 ग्राम और सेकंड केस में ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 47.01 ग्राम। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो 94 और 47 का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो कितना आएगा 2:1 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने तीन लॉस पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके हमने एक एक प्रॉब्लम करी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे आके पर्सनल विंडो पे आके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई छोटे से छोटा डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।